आगे समझ में आएगा आपको। चलिए बात करते हैं एमिनो अम्ल के बारे में थोड़ी और। एमिनो अम्ल क्या होता है, अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, उदासीन विलयन में कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ज्विटर आयन क्या होता है, ये सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता रखी हैं। अगर आपने वो वीडियो देख रखा है तब तो आप यहाँ से आगे समझ में आएगा आपको बहुत सारी बातें। अगर नहीं देख रखा है तो थोड़ी बातें कम समझ में आएंगी। और मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, अमीनो अम्ल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम प्रोटीन की पढ़ाई कर रहे हैं तो मतलब प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना होता है। प्रोटीन एक तरह का बहुलक है और उसका एकलक होता है अमीनो अम्ल, तो इसीलिए हमारे लिए अमीनो अम्ल के बारे में जानना ज़रूरी है। अब आगे बात करें तो इसमें मैंने अमीनो अम्ल का वर्गीकरण बता रखा है। तो अमीनो अम्लों को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं उदासीन, एक को उदासीन बोलेंगे, एक को बोलेंगे अम्लीय और एक को बोलेंगे क्षारीय। न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, ये क्या होते हैं जरा इनके बारे में बात करते हैं। तो आप जानते हैं अमीनो अम्ल में NH2 ग्रुप होता है और COOH ग्रुप होता है, यानी एमिनो ग्रुप होता है और क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो अगर किसी एमिनो एसिड में एक NH2 ग्रुप है और एक COOH ग्रुप है तो बोलेंगे उसको उदासीन एमिनो अम्ल। लेकिन अगर अमीनो अम्ल में NH2 ग्रुप 1 है और COOH ग्रुप 2 है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला ग्रुप 2 है, तो उस अमीनो अम्ल को हम लोग बोलेंगे अम्लीय अमीनो अम्ल, एसिडिक अमीनो एसिड। और अगर अमीनो अम्ल में NH2 ग्रुप 2 है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 है तो उस अमीनो अम्ल को हम लोग बोलेंगे क्षारीय अमीनो अम्ल, बेसिक अमीनो एसिड। तो ये इनकी कैटेगरी है, इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है कि उनके स्ट्रक्चर में NH2 और COOH कितने हैं इसके आधार पर। अब आगे बात करें तो अमीनो एसिड को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, यानी आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो पहले बता दूं कि अनावश्यक अमीनो अम्ल वो होते हैं जिनकी हमको आवश्यकता नहीं होती है, हमारी बॉडी उनको खुद बना सकती है, हमारा शरीर उनको खुद बना सकता है और हम जो है उनको बाहर से खाने के थ्रू खाएं इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे अमीनो अम्लों को हम लोग बोलते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। और आवश्यक अमीनो अम्ल वो अमीनो अम्ल होते हैं जिनको हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती और उनको हमको खाने के थ्रू या दवाइयों के थ्रू अपने शरीर में लेना होता है। ज़्यादातर खाने के थ्रू हम खाते हैं तो उसी से हमको प्रोटीन मिलता है, मतलब अमीनो एसिड मिलता है। तो अगर बात करें आवश्यक अमीनो अम्ल की तो वो अमीनो अम्ल हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती और इनको हमको खाने के थ्रू लेना होता है। जगह की कमी के नाते मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मैं इसका नाम ले लेता हूँ, तो आप लोग वीडियो पीछे करके कई बार मन करेगा तो याद कर लीजिएगा और मन करेगा तो बुक में से देख लीजिएगा। कहीं भी आप सर्च करेंगे कि आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है तो आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। मैं इसका नाम एक बार ले लेता हूँ। 9 या 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो आवश्यक में आते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल में। तो इसमें मैं नाम लेता हूँ। तो मैं पहला हो गया वेलाइन, ठीक है ना। पहला जो होता है वेलाइन होता है, दूसरा हो गया ल्यूसाइन, तीसरा हो गया आइसोल्यूसाइन, चौथा हो गया फेनिल एलेनाइन चौथा, पांचवा हो गया थ्रायोनाइन, ठीक है ना, पांचवा हो गया थ्रायोनाइन, छठा हो गया मैथियोनाइन, सातवां हो गया ट्रिप्टोफेन, आठवां हो गया लाइसिन, नौवां हो गया अर्जिनिन और 10वां हो गया हिस्टिडीन। ये 10 जो होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल कहे जाते हैं। इनका नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। चांस तो नहीं है लेकिन ये गारंटी भी नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है, हो सकता है कि इनमें से आवश्यक अम्ल कौन है और इनमें से अनावश्यक अम्ल कौन है, ऐसे करके क्वेश्चन 1 नंबर का बना दिया, तो याद रखना ज़रूरी है। तो ये हो गया अमीनो अम्ल की आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल में कैटेगरी, मतलब इनको डिवाइड किया गया है। अब अगर बात करें कि अमीनो अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में, तो देखिए अमीनो अम्ल का भौतिक गुण ये है कि ये रंगहीन होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनका गलनांक ऊंचा होता है और ये जल में घुलनशील होते हैं। अल्फा अमीनो अम्ल की बात कर रहा हूँ जो प्रकृति में पाए जाते हैं। अब कोई ऐसा अमीनो अम्ल बना दीजिए जो जल में ना घुले तो वो अलग बात है, लेकिन अल्फा अमीनो अम्ल की बात करें तो ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और इनका गलनांक ऊंचा होता है। यही इनका भौतिक गुण है, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस, जल में विलय और गलनांक ऊंचा होता है सॉरी। अगर बात करें इनके रासायनिक गुण की तो आप जानते हैं कि जो अमीनो अम्ल होता है उसमें एक NH2 ग्रुप है एमीन वाला और एक COOH ग्रुप है कार्बोक्सिलिक वाला। तो
तो इसलिए ये दोनों की रिएक्शन दिखाते हैं, यानी कि एमिनो अम्ल एमीन की तरह रिएक्शन दिखाते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल की तरह रिएक्शन दिखाते हैं। इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं एमीन की तरह भी हैं और कार्बोक्सिलिक अम्लों की तरह भी हैं। नहीं पढ़ना लिखना है, थोड़ी सी बात थी इसलिए बता दिया, रास्ते में आ रहा था तो ये हो गया भौतिक और रासायनिक गुण। अब बात करते हैं पेप्टाइड्स की। तो पेप्टाइड क्या है? तो देखिए, जब दो एमिनो अम्ल आपस में कंबाइन होते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड। अब एक एमिनो अम्ल और एक एमिनो अम्ल आपस में जब कंबाइन होता है तो एक एमिनो अम्ल के COOH का OH निकल जाता है और दूसरे एमिनो अम्ल में NH2 एमीन वाले ग्रुप का एक H निकल जाता है। यानी COOH से OH और NH2 में से H, तो क्या निकल गया? H2O, यानी H2O निकल जाता है और वो लोग आपस में कंबाइन हो जाते हैं और जो कंपाउंड बनता है उसको पेप्टाइड कहते हैं। अगर दो एमिनो अम्ल कंबाइन होंगे तो डाईपेप्टाइड बोलेंगे, अगर 3 एमिनो अम्ल कंबाइन होंगे तो ट्राईपेप्टाइड बोलेंगे, 4 होंगे तो टेट्रापेप्टाइड बोलेंगे। ऐसे ही अगर 500 1000 हो गए तो वही पॉलीपेप्टाइड हो जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड ही पॉलीएमाइड होता है जिसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं। ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड ही पॉलीएमाइड होता है जिसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो जरा देखते हैं ऐसा कैसे होता है। जैसे देखिए, एक एमिनो अम्ल है NH2 और COOH ग्रुप और एक एमिनो अम्ल है NH2 और COOH ग्रुप। NH2 में से एक H निकल जाएगा और COOH में से OH निकल जाएगा। तो NH2 ये जो पूरा बचा हुआ है ये पूरा यहाँ लिखाएगा और COOH में से OH निकल गया तो O बचा है तो O ऐसे लिखा जाएगा और इस वाले NH2 में से H निकल गया तो NH बचा है। तो ये N और C आपस में कंबाइन हो जाते हैं और ऐसे इधर वाला हिस्सा COOH वाला ऐसे हो जाता है। तो एक एमिनो अम्ल अल्फा एमिनो अम्ल और अल्फा एमिनो एसिड कंबाइन हुए तो डाईपेप्टाइड बना। अब इसमें भी लास्ट में COOH है और किनारे NH2 है, जैसे एमिनो अम्ल में COOH और NH2 होता है। अब ये किसी दूसरे एमिनो अम्ल से कंबाइन हो सकता है और इसका OH निकल जाएगा और उसका H निकल जाएगा तो कंबाइंड हो जाएगा। तो जब ये पेप्टाइड डाईपेप्टाइड होता है और उससे एक एमिनो अम्ल कंबाइन होता है तो ट्राईपेप्टाइड बन जाता है। ऐसे ट्राईपेप्टाइड में भी लास्ट में NH2 और COOH होगा तो उसके COOH में से OH निकल जाएगा और कोई अमीनो अम्ल में से H निकल जाएगा तो कंबाइंड होगा तो ट्राईपेप्टाइड और अमीनो अम्ल कंबाइन होगा तो टेट्रापेप्टाइड बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जब कंबाइन हो जाते हैं तो जो होता है वो बनता है पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड और वही पॉलीपेप्टाइड हमारा प्रोटीन है। और ये जो बॉन्ड कंबाइन होता है यहाँ पे NH की जगह पे, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसीलिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड या पॉलीएमाइड भी बोलते हैं। तो ये बात थी और ये कैसे बनता है समझ में आया होगा, नहीं तो पीछे रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिएगा। पॉलीपेप्टाइड को पॉलीएमाइड कहते हैं और उन्हीं को हम लोग प्रोटीन समझते हैं। और बात करें तो प्रोटीन का मॉलिक्यूलर जैसे 1 2 3 रहेगा तो डाईपेप्टाइड ट्राईपेप्टाइड ऐसे बोलेंगे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वही पॉलीपेप्टाइड पॉलीएमाइड जो होगा तो वही प्रोटीन हो जाता है। तो लगभग इसका कोई कैटेगरी नहीं है कि इतना रहेगा तो प्रोटीन बोलेंगे और इतने से कम रहेगा तो हम लोग पेप्टाइड बोलेंगे। ये कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, किताब में ऐसे लिखा है। बस यही माना जाता है कि जो प्रोटीन होता है लगभग उसका अणुभार जो होता है मॉलिक्यूलर वेट वो 10,000 से ज़्यादा होता है। तो हम लोग कोई भी प्रोटीन देखते हैं तो वो 10,000 से उसका अणुभार ज़्यादा ही होता है। तो ये मैटर हो गया। उसके बाद एक बहुत बेसिक क्वेश्चन प्रोटीन के बारे में आया है बोर्ड में, इसीलिए मैंने उसको कंबाइन कर लिया यहाँ पे, मतलब शामिल कर लिया उसको। और वो ये है कि प्रोटीन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं फाइबर युक्त प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, और एक को बोलते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। हाँ, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो इसके बारे में मैंने थोड़ा यहाँ पे डाटा लिख रखा है। जैसे जो फाइबर युक्त प्रोटीन होता है ये संरचना के आधार पर रेखीय होता है, रेखीय संरचना इसमें होती है। ठीक है, अब जब मैं प्रोटीन का संरचना इसके अगली वीडियो में बनाऊंगा तो मैं बता दूंगा। फाइबर युक्त प्रोटीन में जो प्रोटीन की संरचना होती है वो रेखीय होती है, तो संरचना धागे के समान रेखीय होती है। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन में संरचना वलित गोलाभ होती है, तो इसमें वलित गोलाभ होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन में, वलित गोलाभ है। ठीक है, और बात करें तो फाइबर युक्त प्रोटीन में जो ये पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं अमीनो अम्ल की, उनके बीच में एक प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है, प्रबल अंतराणुक हाइड्रोजन बंध काम करता है।
और ग्लोब्यूलर प्रोटीन में जो रेखाएं होती हैं उनके बीच में दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है, लेकिन वो दुर्बल अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसके अलावा फाइबर युक्त प्रोटीन जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है, जल में विलेय है, वाटर सॉल्युबल है। और जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है वो पानी में घुलनशील नहीं होता, जल में गलत बोल दिया। जो फाइबर युक्त प्रोटीन होता है वो जो फाइबर युक्त प्रोटीन होता है वो जल में अविलेय होता है, और जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, वो जल में विलेय होता है। इसके अलावा ताप को बदलें या पीएच को बदलें तो फाइबर युक्त प्रोटीन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगर फाइबर युक्त प्रोटीन को किसी सॉल्यूशन में घोल के उसका पीएच बदलें या उसका ताप बदलें तो फाइबर युक्त प्रोटीन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये अस्थायी होता है। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन को अगर आप पीएच या ताप बदलेंगे तो उसमें फ़र्क पड़ जाता है, वो अस्थायी होता है और उसके प्रति संवेदनशील होता है। ताप और पीएच में परिवर्तन के प्रति ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होता है वो संवेदनशील होता है। तो ये एक बात हो गई। ये प्रोटीन को हम दो कैटेगरी में फाइबर युक्त और ग्लोब्यूलर में डिवाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ जाएं तो एक और चीज़ मैंने शामिल किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर अवतार खरीदे होंगे तो देखेंगे इसमें ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, डीनेटुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। तो इसके बारे में मैं बता दूं, जब कोई विलेय टाइप का प्रोटीन हो, जैसे ग्लोब्यूलर प्रोटीन है जो कि विलेय रूप में हो, तो अगर किसी विलेय रूप वाले प्रोटीन को, जैसे ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, हम गर्म करते हैं या फिर किसी अम्ल या क्षार या एल्कोहल के संपर्क में लाते हैं तो उसका भौतिक और जैविक संगठन बदल जाता है। रासायनिक संगठन नहीं बदलता, बस भौतिक रूप बदल जाएगा, जैविक रूप बदल जाएगा, रासायनिक संगठन अभी भी रहेगा। और वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन फाइबर प्रोटीन में बदल जाएगा और पानी में अविलेय हो जाएगा। इसी घटना को बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। जैसे अंडे को आप उबालते हैं तो उसके अंदर का जो विलेय रूप वाला प्रोटीन होता है, सफ़ेदी, वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है और विलेय हो जाती है पानी में। तो किसी प्रोटीन के जैविक संगठन को रासायनिक संगठन को परिवर्तित किए बिना उसके भौतिक और जैविक रूपों में परिवर्तन करना, ताप, सांद्रता या फिर अम्ल या क्षार की उपस्थिति में करना विकृतीकरण कहलाता है। प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है और उस प्रोटीन को विकृत प्रोटीन कहते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने शामिल कर रखी थी इसमें। काफ़ी अच्छी बातें हैं, आपको इसको जानना चाहिए। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद इसको देखिएगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे प्रोटीन की संरचना के बारे में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बची हुई है न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, जो कि शायद आप लोग ना जानते होंगे। तो उसके बारे में मैं अभी तुरंत अब जा रहा हूँ इसको मिटा के, और उसकी एक वीडियो बनाता हूँ, फिर मैं सेंड करता हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। जो कोई बात समझ में ना आए तो आप जो मन करे वो करिएगा।